कल्पना कीजिए एक ऐसी सल्तनत जिसको फॉर्म हुए आज से लगभग 2500 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, फिर भी पूरी दुनिया में अपनी बेहतरीन सिस्टम्स की वजह से उसको आज भी याद किया जाता है। किसी भी प्रकार के एडवांस इक्विपमेंट के बिना ही उस समय में 4 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई की सड़कें उन लोगों ने यूं ही बना दी थी, जिसमें से करीबन 80,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई की सड़कें सिर्फ पत्थरों की मदद से बनाई गई थी, जिनके कोलेजियम 50,000 लोगों की कैपेसिटी रखते थे, जो आज के स्टेडियम्स की इंजीनियरिंग को भी शर्मा दे। आज से अराउंड 2000 साल पहले की बात थी जब एक्वाइपिया का निर्माण हुआ था, जो शॉकिंगली दिन में मिलियंस ऑफ गैलन वाटर्स को पूरी सिटी में सप्लाई करती थी। और ऐसी कई चीजें जिसकी लिस्ट बनाने बैठे तो शायद खत्म ही ना हो। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रोमन एम्पायर की, जो उसके पीक टाइम पर 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था, जिसमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया ये तीनों कॉन्टिनेंट शामिल थे। 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये नंबर जितना शॉकिंग था, उससे भी शॉकिंग बात ये थी कि उस समय दुनिया का हर 5th पर्सन रोमन हुआ करता था। चलिए देखते हैं कि इतनी बड़ी और ऐतिहासिक सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई, ऐसी कौन सी चीजें थी, कौन सी चुनौतियां थी जिनका रोमन्स को सामना करना पड़ा, और ऐसी कौन सी गलतियां इतिहास में रोमन्स ने की जिसकी वजह से उनका अंत हुआ। Where emperors reign and gladiators entertain. Sight of luxury, excess, and the ever-present danger of the mob. रोम के ओरिजिन की कहानी काफी इंटरेस्टिंग सी रही है। इसके ऊपर टाइटस लिवियस नाम के एक फिलोसोफर थे, जिन्होंने एक लेजेंड में इसके बारे में ओरिजिन से लगभग 500 साल के बाद इनका जिक्र किया था। बहुत से टाइम पहले दुनिया जब एकदम सीधी सादी थी, तब रोम के आसपास का इलाका इटली के छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन्हीं छोटे छोटे राज्यों में एक राज्य था अल्बा लोंगा, जहाँ का राजा नुमिटर हुआ करता था। अब नुमिटर काफी सीधा साधा और अच्छा राजा था, पर उसकी किस्मत में कभी भी सुकून नहीं लिखा था। नुमिटर का एक भाई था अमुलियस को भी सत्ता पर आना था, तो सत्ता की लालच में अमुलियस ने अपने ही भाई नुमिटर को हटाना चाहा और खुद राजा बन बैठा। अमुलियस को डर था कि नुमिटर का वंश वापिस से सत्ता पर ना आ जाए, इसलिए नुमिटर की बेटी रिया सिल्विया, जिसको जबरदस्ती वेस्टल वर्जिन बना दिया गया। अब वेस्टल वर्जिन का मतलब ये था कि एक ऐसी पुजारन जो कभी भी शादी नहीं कर सकती और बच्चों के बिना ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देगी। पर शायद उस समय किस्मत और देवताओं को कुछ और ही मंजूर था। रिया सिल्विया को देवता मार्स ने अपना आशीर्वाद दिया। देवता मार्स जो कि युद्ध के देवता थे, तो आशीर्वाद की वजह से उनको जुड़वा बेटे हुए, एक था रोमुलस और दूसरा था रेमस। जब ये खबर अमुलियस को मिली तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने आदेश दिया कि दोनों बच्चों को तुरंत ही मार दिया जाए, लेकिन कुछ दया दिखाते हुए सैनिकों ने बच्चों को टोकरी में डाला और वहाँ नजदीक में एक नदी थी टाइबर, तो टाइबर नदी में बहा दिया। अब नदी की लहरों ने टोकरी को बहाते हुए एक जगह किनारे पर छोड़ दिया। अब यहाँ किस्मत ने फिर एक खेल खेला। बच्चों को एक भेड़िए ने पाया। भेड़िए ने न सिर्फ उन्हें सुरक्षित रखा, बल्कि अपने दूध से बड़ा किया। कुछ समय बाद एक गडरिया और उसकी पत्नी ने इन बच्चों को देखा और वो उनको अपने घर ले गया। उन्होंने बच्चों को पाला पोसा और बड़ा करके एकदम मजबूत बनाया। जैसे तैसे रोमुलस और रेमस बड़े हुए, उनको अपनी सच्चाई का पता लगने लगा। अब जब उनको ये पता चला कि उनके ही चाचा अमुलियस ने उनके साथ अन्याय किया था, तो अब उन्होंने अपनी खुद की सेना बनाई और अमुलियस को बीट किया। अब अमुलियस को हराने के बाद उन्होंने अपने दादा नुमिटर को वापिस से सत्ता बिठाया। अमुलियस को हराने के बाद उन्होंने अपने दादा नुमिटर को वापिस से अल्बा लोंगा का राजा बना दिया। अब रोमुलस और रेमस ने फैसला किया कि वो अपना खुद का एक नया शहर बसाएंगे। दोनों ने मिलकर एक जगह चुनी। ये वही जगह थी जहाँ उस भेड़ियों ने उन्हें बचाया था। लेकिन एक समस्या थी, दोनों भाई इस बात पर सहमत नहीं हो पा रहे थे कि शहर का नाम किसके नाम पर रखा जाए और राजा कौन बनेगा। अब तय ये हुआ कि दोनों अपनी अपनी पहाड़ियों पर खड़े होकर चिड़िया के संकेत को देखेंगे। जिसको सबसे ज्यादा चिड़िया के संकेत मिलेंगे वह राजा बनेगा। लेकिन जब नतीजा आया तो दोनों भाई बहस करने लगे। रोमुलस ने इसी बात को लेकर गुस्से में आकर रेमस को मार डाला। अब रोमुलस अकेले बचा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि शहर का नाम रोम होगा, तो उसने अपने नाम पर शहर का नाम रोम रख दिया। रोमुलस के इस नए शहर का पहला राजा वो खुद बना। इस घटना से न सिर्फ रोमुलस को शासन मिला, पर साथ ही साथ नई शुरुआत हुई एक ऐसी नीति की जो खुद आगे जाकर इस सल्तनत का खात्मा करने वाली थी, वायलेंस फॉर द पर्पस। दोस्तों, वीडियो में आगे बने रहिएगा तो आपको ये जानने मिलेगा कि कैसे यही नीति ने रोम को पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पावर तो बना दिया, पर साथ ही साथ ये नीति उसे ले डूबी। अब जब रोमुलस ने अपने भाई रेमस को मारकर रोम की स्थापना की तो शहर तो बन गया, पर एक प्रॉब्लम थी। रोम में महिलाएं बिल्कुल नहीं थी। मतलब अगर आने वाले समय में रोम को आगे बढ़ना है तो पुरुषों को शादी करनी होगी और अपने परिवार को बसाना पड़ेगा। लेकिन पास के राज्यों जैसे कि सबाइन और लेटिन, वहाँ के लोगों की अपनी बेटियां, जिसकी शादी वो हरगिज नहीं चाहते थे कि रोम के पुरुषों के साथ हो,
तो अब रेमुलस के सामने एक बड़ा सवाल था कि रोम को चलाए कैसे और आगे जाके उसको वेल सेट कैसे करे। तो यही शुरू होती है रोमुलस की सबाइन और लेटिन पर हमले की कहानी। ये कहानी काफी ब्रूटल और क्रूशियल रही थी। रोमुलस ने एक चाल चली। उसने पूरे क्षेत्र में ये ऐलान किया कि रोम में बड़े और भव्य खेल का आयोजन किया जाएगा और इन खेलों को देखने के लिए आसपास के सारे राज्य के लोग आएंगे और स्पेशली लेटाइन और सबाइन की लेडीज और उनकी सारी फैमिली मेंबर्स भी आएंगे। जैसे ही सारे खेल शुरू हुए तो सबाइन और लेटिन के राजा, उनके परिवार और उनकी पत्नियां, बेटियां सबको लेके रोम पहुंचे। तो रोम में सब कुछ बिल्कुल शांति से चल रहा था, लेकिन रोमुलस के इरादे कुछ और ही थे। खेल के बीच में रोमुलस ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। रोम के पुरुषों ने अचानक ही सबाइन और लेटिन की महिलाओं पर हमला कर दिया और उन्हें जबरदस्ती पकड़कर रोम ले आए। यह घटना इतिहास और मिथिक में द रेप ऑफ द सबाइन वुमेन के नाम से जानी गई। यहाँ रेप का मतलब हिंसा नहीं था, बल्कि महिलाओं को जबरदस्ती उठा कर ले जाना था। और ये बात सिर्फ उठाने तक सीमित नहीं थी, रोम के पुरुषों से जबरदस्ती शादी करवाने के लिए भी मजबूर किया गया सबाइन वुमेन्स को। जब सबाइन और लेटिन राजाओं को पता चला कि उनकी बेटियां और बहनों को रोम में बंधक बनाया गया तो गुस्से से बिल्कुल लाल हो गए। उन्होंने अपनी सेना तैयार की और रोम पर हमला करने की योजना बनाई। सबाइन के राजा टिटस टाटियस और लेटिन के राजा ने अपनी अपनी सेनाओं के साथ रोम पर हमला कर दिया। रोमुलस को अपनी नई बनी हुई सेना के साथ रोम की रक्षा करनी थी। सबाइन की सेना ने रोम पर एकदम घातक हमला किया। उन्होंने रोम के कई हिस्सों को जीत लिया और अब ऐसा ही लग रहा था कि रोम हार ही जाएगा। लेकिन इस लड़ाई के बीच सबाइन वुमेन्स ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। सबाइन की महिलाएं, जिनको रोम में जबरदस्ती बंदी बनाकर लाया गया था, वो अचानक ही ड्यूरिंग द वॉर मैदान में आ गई। उन्होंने अपने पिता, अपने भाइयों, अपने पति, जो कि ऑब्वियसली सबाइन की आर्मी थी, उनसे कहा कि अब तो हम दोनों पक्ष का हिस्सा है। अगर आप लोग लड़ते रहेंगे तो या तो हमारी मौत होगी या तो हमारा भविष्य बर्बाद होगा। महिलाओं ने दोनों सेना से शांति की अपील की। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद सबाइन्स और रोमन्स के बीच कुछ समझौते हुए, जैसे कि सबाइन्स के राजा टिटस टाटियस ने रोमुलस के साथ मिलकर शासन करने का फैसला किया, जिसने दोनों राज्यों को एक कर दिया। और इसके पीछे सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है सबाइन्स की वुमेन्स को, जिसने रोम और सबाइन के बीच एक पुल का काम किया। और इस वॉर के कुछ अच्छे नतीजे भी आए, जैसे कि सबाइन और लेटिन के लोगों ने रोम के साथ मिलकर रोम की जनसंख्या बढ़ाने का फैसला किया और उसकी वजह से रोम का प्रभाव पूरे क्षेत्र में फैल गया और रोमुलस का नाम और मजबूत होता गया। अब रोम के निर्माण के बाद रोमुलस को ये एहसास होने लगा था कि सिर्फ युद्ध जीतना या फिर शहर बसाना काफी नहीं है। अगर रोम को महान बनाना है तो एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो सत्ता को संगठित रखे, जनता को एक प्रॉपर दिशा दिखाए और शहर को भी स्टेबल रखे। लेकिन सवाल ये था कि ये सब होगा कैसे? क्या सिर्फ एक राजा सब फैसले ले सकेगा? क्या जनता हमेशा राजा के फैसले को ही मानेगी? ये सवाल रोमुलस के मन में गूंजता रहा। एक दिन रोमुलस ने अपने सलाहकारों से चर्चा की और ये डिसाइड किया कि शहर के सबसे बुद्धिमान और अनुभवी लोगों को साथ में लेकर ही शहर को चलाना पड़ेगा। उसने अपने सैनिकों और विश्वास पात्रों को ये आदेश दिया कि शहर के हर एक कोने से समझदार और सम्मानित पुरुषों को खोजा जाए। ये लोग रोम की सामाजिक और राजनीतिक भविष्य का नींव रखने वाले थे। कुछ ही दिनों में रोम के सबसे प्रभावशाली और प्रतिष्ठित 100 लोगों को चुना गया। रोमुलस इन्हें पेट्रेस कहता था। पेट्रेस का बेसिकली पिता मतलब होता है। ये नाम इसलिए चुना गया कि ये लोग शहर के संरक्षक पिता यानी कि प्रोटेक्टिव फादर की तरह ही काम करने वाले थे। ये सिलेक्टेड 100 लोगों को आगे जाकर एक जगह पर इकट्ठा किया गया जिसे क्यूरिया कहा गया। ये वही जगह थी जहां रोम ने अपनी पहली सीनेट बिठाई। ये पहली सीनेट में रोमुलस ने अपने कुछ नियम तय किए, जैसे कि सीनेट में शहर के हर एक इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि उनका आखिरी डिसीजन तो रोमुलस का ही रहेगा, लेकिन सीनेट के सारे सदस्यों के जो डिसीजंस है, जो उनके सजेशंस है, उन सबकी रिस्पेक्ट की जाएगी। आखिरी डिसीजन लेने का फैसला सिर्फ रोमुलस का रहेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सारे सदस्यों के सजेशंस को नजरअंदाज किया जाएगा। अब धीरे धीरे समय के साथ साथ रोम ने कई कस्बों को अपने साथ छोड़ लिया था। धीरे धीरे पूरे रोम में कल्चर ब्लेंडिंग चालू होने लगी। हर एक कस्बे के लोग अपने अपने देवी देवताओं को तो मानते थे, हालांकि आगे जाके उन सबको रोमन गॉड्स के नाम से ही जाना गया था। अलग अलग कल्चर्स के देवी देवताओं के नाम से उस समय 10 महीनों का एक कैलेंडर तैयार किया गया। जैसे कि शुरुआती दौर में ये कैलेंडर सिर्फ 10 मंथ्स का ही था, फिर आगे जाके जनवरी और फरवरी ये 2 महीनों को इसमें एड ऑन किया गया। हालांकि समय के साथ साथ कैलेंडर में बहुत से बदलाव आए, पर आज भी ये 12 महीना वाला जो कैलेंडर है वो आज भी दुनिया में बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये चीजें रोम की शुरुआती 100 सालों में हो चुकी थी। अब रोमुलस के बाद बहुत से शासक आए और बहुत से शासक गए। जैसा कि हमने देखा कि सल्तनत की शुरुआत सगे भाई को ही मारकर हुई थी, आगे जाके भी वही चीज फॉलो हुई, वायलेंस फॉर द पर्पस। हर एक शासक ने अपने ही स्वार्थ के लिए या फिर थ्रोन के लिए गंदे खेल खेले या फिर हिंसा की मदद ली और खुद को शासन पर पाया। ऐसे करते करते रोम में अब शासन आता है छठे शासक का, जिसका नाम था सर्वियस टुलियस। सर्वियस टुलियस कोई साधारण शासक नहीं था, वो अपनी
अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से राजा बना। कहते हैं कि उनका जन्म बहुत ही एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी किस्मत ने उन्हें रोम की गद्दी तक पहुंचाया। उन्हें रोम के आम लोगों का बहुत समर्थन मिलता था, क्योंकि उन्होंने गरीबों के हक में कई सुधार किए थे रोम में। जैसे कि उन समय रोम में जनगणना या फिर लोगों को अपने संपत्ति के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटना, ये सभी चेंजेस उन्होंने उस समय कर दिए थे। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत ही हमारे फेवर में नहीं होती तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। सर्वियस की 2 बेटियां थी। अब रोम की परंपरा के अनुसार सर्वियस ने अपनी दोनों बेटियों की शादी लूसियस तार्क्विनियस और अरुस तार्क्विनियस से करवा दी, जो कि अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुने गए थे। बड़ी बेटी, जो स्वभाव में काफी शांत और आज्ञाकारी थी, उसकी शादी लूसियस से हुई, और छोटी बेटी, जो काफी चालाक और महत्वाकांक्षी थी, उसकी शादी अरुस से हुई। लेकिन ये जोड़ियां उनके स्वभाव से बिल्कुल उलट थी, और यही कहानी एक खतरनाक मोड़ ले आती है। अब छोटी बेटी को अपने पति अरुस की सरलता और दयालुता बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी नजर लूसियस टार्क्विनियस पर थी, जो कि एक बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी और बेरहम था। दूसरी तरफ लूसियस को भी अपनी पत्नी की शांत स्वभाव बोरिंग लगता था। जल्दी इन दोनों ने खतरनाक योजना बनाई। छोटी बेटी ने अपने पति अरुस को मारने का षड्यंत्र रचा, और दूसरी तरफ लूसियस ने अपनी पत्नी को मारने का षड्यंत्र रचा। इन दोनों ने अपने अपने जीवन साथियों की हत्या के बाद आपस में ही शादी कर ली। अब तार्क्विनियस और सर्वियस की बेटी, इन दोनों पर सत्ता का भूत सवार हो चुका था। तार्क्विनियस ने तो खुद को रोम का राजा घोषित करने के लिए योजना भी बना दी थी। उसने क्या किया, उसने सीनेट के कुछ सदस्यों को रिश्वत दी और सर्वियस के खिलाफ खड़ा कर दिया, और अगले ही दिन सीनेट में जाके ये घोषणा कर दी कि सर्वियस अब बूढ़ा हो चुका है, हमें और रोम को इसकी जरूरत नहीं है अभी। ऐसे करके उसने सीनेट के कुछ सदस्यों को अपनी तरफ कर लिया। जब सर्वियस को इस बात की खबर मिलती है कि तार्क्विनियस अपने सीनेट के मेंबर्स को उसके खिलाफ उकसा रहा है, तो अगले ही दिन सीनेट में आ पहुंचा और दोनों के बीच गर्मा गर्मी का माहौल पैदा हो गया। इसी माहौल के बीच तार्क्विनियस ने सर्वियस को धक्का दे दिया। वो सीढ़ियों से पूरी तरह घायल हो चुका था, तो तार्क्विनियस ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो उसको जान से मार दे। तो अभी सर्वियस का खेल तो खत्म हो चुका था, तो अब रोम का नया राजा ऑब्वियसली तार्क्विनियस बन चुका था। इसी घटना के चलते तार्क्विनियस इतिहास में तार्क्विनियस लूसियस द सुपरबस के नाम से जाना गया। सुपरबस का मतलब एक घमंडी राजा। कहा जाता है कि जब ये सब कुछ हुआ, तब सर्वियस की बेटी अपने रथ पर सवार होकर महल के बाहर निकली। उसने रास्ते में अपने ही पिता की लाश खून में लथपथ देखी। ब्रुटलिटी तो तब क्रॉस होती है जब बगैर लाश के सामने रथ रोकने के उसने लाश पर से ही रथ को पसार कर दिया। इस घटना को इतिहास में विया स्केलेटा के नाम से जाना गया, यानी कि द स्ट्रीट ऑफ क्राइम। राजा बनने के बाद तार्क्विनियस का शासन डर और क्रूरता से भरा हुआ था। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, अपनी शक्ति को और से और बढ़ाना। वह जानता था कि भलाई के लिए यहाँ कोई काम नहीं करता, बल्कि उसे तो ये तक परवाह नहीं थी कि वो किसे दुख दे रहा है या किसे मार रहा है। उसने सीनेट के सारे सदस्यों को अपनी तरफ कर लिया था और सारे बड़े अधिकारियों को दबा के रखता था। तार्क्विनियस के सामने जब कोई भी बात कोई रखता था तो उसे दबा देता था, क्योंकि तार्क्विनियस अगर किसी ने उसके सामने अपनी बात रखी तो उसे तुरंत सजा मिलती थी। हालांकि तार्क्विनियस ने रोम में कुछ अच्छे संरचनात्मक कार्य भी किए जिसे लोग आज तक याद करते हैं, जैसे कि जुपिटर का मंदिर या अच्छी जल विभाग व्यवस्था या फिर वो सुएज प्रणाली। लेकिन तार्क्विनियस की सारी ताकत और सफलता उसके घर की ही अपनी घटना ने छीन ली थी। उसका खुद का बेटा सेक्स्टस तार्क्विनियस, उसने एक सभ्य और सम्मानित महिला लुक्रेशिया का बलात्कार कर दिया। ये घटना ने पूरे रोम में हाहाकार मचा दिया। दरअसल लुक्रेशिया ने अपने बलात्कार के बाद खुदकुशी कर ली थी, लेकिन मरने से पहले उसने रोम की जनता से न्याय की अपील की थी। इस घटना के बाद मानो रोम में एक ज्वालामुखी सा फट गया। लोग अब तार्क्विनियस के शासन से पूरी तरह तंग आ चुके थे। इसी दौरान लूसियस जूनियस ब्रूटस और उसके अन्य नेताओं ने विद्रोह का नेतृत्व किया। वो जानते थे अब या तो रोम को बदलना होगा या फिर इसे और बुरा दौर देखना पड़ेगा। ब्रूटस और उसके साथी ने रोम के युवाओं के साथ लाकर तार्क्विनियस के खिलाफ आंदोलन करा, और आंदोलन के अंत में रोम की जनता ने खुद तार्क्विनियस को सत्ता से हटा दिया और अपने ही महल से उसको बाहर कर दिया। जब राजा लूसियस तार्क्विनियस सुपरबस की क्रूरता और सत्ता के घमंड का अंत हुआ तो रोम ने एक ऐतिहासिक मोड़ लिया। तार्क्विनियस के गद्दी के खिसकने के बाद ही रोम में राजनीतिक और समाज में ऐसे बदलाव आए जो न सिर्फ रोम के भविष्य को बदलने वाले थे बल्कि पूरे इतिहास को प्रभावित करने वाले थे। रोम की जनता ने अब एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। तार्क्विनियस के बाद रोम ने राजाशाही की बजाय अब रिपब्लिक की स्थापना करने का संकल्प किया। यह बदलाव इतना महत्वपूर्ण था क्योंकि रोम में शक्ति का बंटवारा तो हुआ और जनता की इसमें सीधी भागीदारी हुई। गणराज्य की शुरुआत हुई। अब इसे स्थापित करने में लूसियस जूनियस ब्रूटस का जो हाथ था, जो कि तार्क्विनियस के खिलाफ सबसे प्रमुख विद्रोही था। ब्रूटस ने रोमवासी को यह विश्वास दिलाया कि अब वो खुद अपनी किस्मत के मालिक बनेंगे और किसी एक व्यक्ति के तानाशाही को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाले थे। यह समय अब रोम के लिए नया युग होने वाला था। अब सीनेट और 2 मुख्य कंसल्स को चुना जाने लगा। ये कंसल्स हर साल चुने जाते थे और उनके पास ही सत्ता होती थी, लेकिन सत्ता काफी सीमित थी
और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ ही संतुलित रखा जाता था, जैसे कि राजपक्ष और विद्रोह पक्ष। इसी तरह एक व्यक्ति की ताकत में वृद्धि रोक दी गई और ये सुनिश्चित किया गया कि कोई अकेला शासक नहीं बनेगा। अब गणराज्य के गठन के बाद रोम की कानूनी प्रणाली को और भी ज्यादा मजबूत किया गया। सबसे पहली चीज बदली गई वो ये थी कि रोमन कानून का जो गठन था, जिसमें द्वादश तालिका को लागू किया गया। द्वादश तालिका मतलब 12 टेबल। ये कोई 12 रूल्स का ऐसा टेबल था जो मतलब रोम के हर एक सदस्य को पालन करना था। यह कानूनों को अक्सर लिखित स्वरूप में रखा गया था, जो कि सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होता था। इसके अलावा काउंसिल्स को भी नियुक्त करने में बदलाव किया गया। पहले सिर्फ राजा अपने परिवार और नजदीकी लोगों को ही सत्ता में लाता था, लेकिन अब कंसुल्स के चुनाव में रोम के नागरिकों की भूमिका और बढ़ गई। ये नई व्यवस्था रोम को एक डेमोक्रेटिक दिशा में ले गई, जहाँ लोग अपनी खुद की आवाज उठा सकते थे और सत्ता के बारे में भी अपने खुद के डिसीजंस और खुद के सजेशंस रख सकते थे। अब सीनेट की भूमिका भी और बदल गई। पहले राजा के पास ही पूरी सत्ता थी और सीनेट बस खाली ऐसे सलाह देने के लिए ही काम आता था, लेकिन अब सीनेट की शक्ति और ज्यादा बढ़ गई। रोम की प्रमुख राजनीतिक संस्था जो थी, जितनी भी प्रमुख राजनीतिक संस्था थी, उसमें सीनेट भी एक शामिल हो गई, जिसमें रोमन कुलीन परिवार यानी कि जो हाई कैटेगरी की फैमिलीज होती थी, उनका उसमें इंक्लूड किया जाता था। हालांकि सीनेट का कार्य तो सिर्फ यही था कि वो काउंसिल्स को सलाह दे और रोमन की बाहरी नीति पर नजर रखे। इसका मतलब ये था कि रोम के नेतृत्व में एक सामूहिक निर्णय की जो प्रक्रिया थी, उसको और शक्तिशाली किया गया और जो केंद्रीकरण था, जो किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता थी, उसको पूरी तरीके से खत्म करने की दिशा में ये लोग आगे बढ़ने लगे। अब सत्ता की नई व्यवस्था के साथ साथ रोम की जो आर्मी फोर्स थी, उसमें भी बहुत सारे बदलाव आए। तार्क्विनियस के शासन में सैन्य बल का उपयोग केवल युद्ध के लिए किया जाता था, लेकिन अब गणराज्य की शुरुआत में सैन्य को न सिर्फ बाहरी आक्रमणों से बल्कि आंतरिक समस्या और राजनीतिक संघर्षों को सुलझाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। काउंसिल्स की सैन्य ताकत का प्रमाण था कि रोम अब सिर्फ छोटा राज्य नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा शक्ति सैन्य बनने वाला था। अब गणराज्य की शुरुआत के बाद रोम के जो सिटीजन्स थे, उनके पास कुछ तो अधिकार थे, लेकिन पूरी सत्ता उनके हाथ में नहीं थी। खासकर उस समय पेट्रिशियंस और प्लेबियंस, ये दोनों ग्रुप्स के बीच संघर्ष बढ़ने लगे। पेट्रिशियंस जो काफी कुलीन वर्ग था, काफी उच्च कक्षा के लोग थे, उनकी शक्ति बहुत ही अधिक थी, जबकि प्लेबियंस जो कि एक आम नागरिक थे, उनकी स्थिति को लेकर लगातार संघर्ष करते थे। वो चाहते थे कि उन्हें भी राजनीतिक और सामाजिक अधिकार मिले, जैसे कि कंसुल्स के चुनाव में वो भी अपना अधिकार रख सके। इन संघर्षों के दौरान प्लेबियंस धीरे धीरे अपनी स्थिति में काफी सुधार करते गए, जैसे कि ट्रिब्यून्स ऑफ द प्लेब्स नाम के कुछ पदों या उन्होंने ऐसे कुछ संग्रह किए, जिनके माध्यम से उन्होंने अपनी आवाज उठाई और इसके परिणाम स्वरूप काफी अच्छे इसके परिणाम आए। प्लेबियंस को कुछ अधिकार तो मिले और रोम में समानता का एक नया दौर चालू हुआ। रोमन रिपब्लिक ने समय के साथ ही अपने संविधान और राजनीतिक संस्थाओं को भी सुदृढ़ किया। नए कानून और राजनीतिक ढांचे ने रोम को एक स्थिर और समृद्ध गणराज्य बनाने में मदद। हालांकि तार्क्विनियस के बाद रोम की राजनीति में अस्थिरता और संघर्षों की स्थिति तो बनी रही, लेकिन एक बार जब रोमन ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वीकार किया, तो आगे चलकर रोमन साम्राज्य बनने की दिशा में उन्होंने कुछ कदम बढ़ाए। गणराज्य की शुरुआत के साथ ही ये संघर्ष अब और भी गहरा हो गया, क्योंकि प्लेबियंस को अभी भी राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा गया। पेट्रिशियंस के पास हर तरह की सत्ता थी, वो सीनेट और काउंसिल्स में मुख्य सदस्य भी होते थे और राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक मामलों में भी पूरी तरह से नियंत्रण रखते थे। प्लेबियंस को अब ये महसूस होने लगा कि उन्हें केवल सैन्य बलों में ही अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिलता था, लेकिन उनके पास कोई राजनीतिक अधिकार बिल्कुल नहीं थे। इसके अलावा उन्हें कड़ी से कड़ी कानूनी और सामाजिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, जिनका फायदा पेट्रिशियंस भी बुरी तरह से उठाते थे। प्लेबियंस के लिए यह समय बहुत ही कठिन था। उन्हें पेट्रिशियंस के निर्णयों को बिना किसी विरोध के स्वीकार करना पड़ता था। वो ये नहीं कर सकते थे कि अपने लिए काउंसिल्स या सरकारी अधिकारी चुने। वो हालांकि कभी अपने लिए काउंसिल्स या सरकारी अधिकारी का भी चुनाव नहीं कर पाते थे और उनके मामलों पर सीनेट का भी कोई प्रभाव नहीं था। इससे प्लेबियंस में असंतोष और बढ़ने लगा। हालांकि वे अक्सर विद्रोह या फिर विरोध प्रदर्शन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका गुस्सा और असंतोष और बढ़ने लगा। 494 BC ये वो समय था जब प्लेबियंस का संघर्ष पहली बार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, जब उन्होंने पेट्रिशियंस से संघर्ष करने के लिए सेक्शन की रणनीति अपनाई। बेसिकली प्लेबियंस ने शहर छोड़ दिया और पासी के एवेंटाइन हिल पर एकजुट हो गए। ये एक प्रकार से राजधानी छोड़ने की रणनीति थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तो ये था कि पेट्रिशियंस को पता चले कि प्लेबियंस के बिना रोम का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। पेट्रिशियंस को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने प्लेबियंस के साथ बातचीत करने के लिए उनको आमंत्रित किया। अब इस समझौते का नतीजा ये आया कि पेट्रिशियंस ने प्लेबियंस को ट्रिब्यून के तरीके से घोषित कर दिया। अभी ट्रिब्यून बेसिकली पेट्रिशियंस के उत्तराधिकारी होते थे। अभी ये ट्रिब्यून्स साथ ही साथ प्लेबियंस के हितों की भी रक्षा करते थे और पेट्रिशियंस के खिलाफ अगर ऐसी कोई चीज हुई जो उनको अच्छी नहीं लगी तो उनके खिलाफ आवाज उठाने का भी काम करते थे। ये पहला ऐसा राजनीतिक और ऐसा बड़ा राजनीतिक कदम था जिससे प्लेबियंस को अपने अधिकारों में एक झलक दिखी कि अब धीरे धीरे उनको भी अधिकार मिलने लगे। इसके बाद प्लेबियंस की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगे। 455 BC ये साल पहला ऐसा साल था जब द्वादश तालिका यानी कि 12 टेबल पर भी उनको कानूनी तरीके से अधिकार मिलने लगा, जो
रोम के कानूनों का पहला लिखित रूप था। इससे ये सुनिश्चित किया गया कि प्लेबियंस को अब उनके अधिकारों की पूरी जानकारी है और वो बिना किसी डर के न्याय की मांग कर सकते हैं। अब समय के साथ साथ प्लेबियंस को नए नए अधिकार मिलते गए, जैसे कि वेटरन ट्रिब्यूट का अधिकार, जिससे वो पेट्रिशियंस के खिलाफ भी न्याय ले सकते थे। साथ ही साथ उन्हें काउंसिल्स बनने का भी अधिकार मिलने लगा। साल था 367 BC, जब रोम के पहले ऐसे प्लेबियन जो एज ए काउंसिल चुने गए, जिनका नाम था लूशियस क्यूसियस। ये एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था, क्योंकि अब प्लेबियंस भी उच्चतम राजनीतिक पदों तक पहुंचने के लिए सक्षम हो चुके थे। इस दौरान अब रोम को धीरे धीरे एक्सपेंशन चाहिए था। इसके लिए काबिल सैनिक और जबरदस्त लीडर की भी जरूरत पड़ने वाली थी। इस वजह से साल 396 BC में एक पार्टीशन कैमिलस को डिक्टेटर घोषित किया गया। ये भी एक ऐतिहासिक घटना थी, जब दुनिया इस नए शब्द से पहली बार वाकिफ हुई। तार्क्विनियस जैसे अहंकारी शासक के तहत उनकी जो जुल्मी नीतियां थी, वो नीतियां झेल कर पूरी प्रजा एक तरीके से थक चुकी थी। उन्हें बादशाह शब्द से ही नफरत हो चुकी थी, क्योंकि तार्क्विनियस अपने आप को रेक्स बुलाता था। रेक्स शब्द का मतलब ही बादशाह था, इसलिए प्रजा के सामने बादशाह शब्द का इस्तेमाल करना उससे ज्यादा बेटर ऑप्शन था कि डिक्टेटर शब्द का उपयोग करे। हालांकि उसका नाम भले ही डिक्टेटर था, पर उसको जो पावर्स दी गई थी वो किसी बादशाह से कम नहीं थी। असल में रोम की सत्ता तो सीनेटर के हाथ में ही थी, पर कुछ ऐसी आपातकालीन और असामान्य परिस्थिति में अगर रोम को झेलना पड़े तो ऐसा कोई काबिल इंसान होना चाहिए जिसके हाथ में एक साथ बहुत सारी पावर्स हो, तो उसे बेसिकली डिक्टेटर बुलाया जाता था। अभी वो समय था जब रोम एक छोटी लेकिन महत्वाकांक्षी ताकत बन रहा था। उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उन पर एट्रुस्कन्स का दबदबा था, और ये रोम के ये दुश्मन थे जो कभी भी कमजोर नहीं थे। एट्रुस्कन्स की शक्ति और उनकी कुशल रणनीतियां रोम के लिए लगातार चुनौती बनी हुई थी। एट्रुस्कन्स एक समृद्ध सभ्यता थी, जिसके पास मजबूत सेना, कुशल कारीगर और बहुत से संसाधन थे। वो बेसिकली रोम के उत्तर में बसे हुए थे, जो धीरे धीरे अपना प्रभाव रोम की ओर बढ़ा रहे थे। रोम के कुछ छोटे मोटे गांव, कुछ अच्छी उपजाऊ जमीनें, वो बेसिकली एट्रुस्कन्स के निशाने पर थी। एट्रुस्कन्स के लगातार हमलों के बाद रोमन्स परेशान हो चुके थे। रोम की सेना कई बार हार का सामना कर चुकी थी, और इसी वजह से उनका आत्मविश्वास भी डगमगा गया था। कैमिलस ने एट्रुस्कन्स के खिलाफ लड़ाई के लिए काफी चतुर रणनीति अपनाई। उसने क्या किया, पहले एट्रुस्कन्स के सारे जो कमजोर हिस्से थे उनको पहचाना, और बाद में उसने रोम की किलेबंदी को और मजबूत किया, ताकि एट्रुस्कन्स की सेना सीधे हमला न कर पाए। इसके बाद कैमिलस ने रोम की छोटी छोटी टुकड़ियों को एट्रुस्कन्स के इलाके में भेजा और वहां छापेमार युद्ध किया। छापेमार युद्ध मतलब छोटी छोटी लड़ाइयां करना और उसे जीतना। तो इस वजह से क्या हुआ, एट्रुस्कन्स की जो बड़ी और संगठित सेना थी उसके लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो गई। एट्रुस्कन्स को भ्रमित किया और ऐसे उसको थका दिया। उसके बाद कैमिलस ने अपनी पूरी सेना के साथ फेलसारी के किले पर हमला कर दिया। कैमिलस ने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि वो एट्रुस्कन्स के जो मजबूत इलाके थे उनको इग्नोर कर दें और उनकी जो कमजोरियां थी उन पर पहले हमला करें। उन्होंने एट्रुस्कन्स की सेना को वेर विखेर कर दिया। उनका जो सबसे मेन, सबसे प्रमुख किला था उस पर पहले ही कब्जा कर लिया। पर सिर्फ एट्रुस्कन्स को हराना ही पर्याप्त नहीं था, आगे चलकर एक ऐसी चुनौती आने वाली थी जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। ये चुनौती रोमन्स के लिए एक ऐसा सबक लेकर आने वाली थी जो रोमन्स को आगे 1000 सालों तक काम आने वाला था। कुछ साल बाद जब रोमन्स स्टिल अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, तब उनके दरवाजे पर दस्तक देते गॉल्स। बेसिकली ये उत्तरी यूरोप की एक ऐसी सेना थी, ऐसे योद्धा थे जो अपनी क्रूरता और अपनी ताकत के लिए जाने जाते थे। गॉल्स के नेता ब्रेनस ने रोम पर अचानक ही हमला कर दिया। रोम की सेना, जो खुद को सबसे ताकतवर मानती थी उस समय, वो इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। एक ऐसी भीषण लड़ाई जिसमें गॉल्स ने रोमन्स को बुरी तरह से हरा दिया। गॉल्स ने पूरे शहर को लूटा, सारी इमारतें जला दी और एंड में फिरौती के रूप में बहुत सारा सोना ले लिया, और ऐसे करके इस लड़ाई का एंड हुआ। अंत में रोमन्स को ही हार मानना पड़ा। और ऐसे में ब्रेनस का उस समय एक बहुत ही फेमस डायलॉग था जो आज भी लोग याद करते हैं, वाई विक्टर्स। उसका मतलब ये होता है कि हारने वाले को ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन रोम ने इस हार को अपना अंत नहीं बनने दिया, बल्कि उनके लिए एक नई शुरुआत बन के उभर आई। अब गॉल्स के सामने ऐसी शर्मजनक हार के बाद रोमन्स ने अपने अंदर कई सारे बदलाव किए। पहला बदलाव जो कि रोम ने किया वो ये था कि एक सर्वियन वॉल का निर्माण किया। ये दीवार करीब 10 किलोमीटर लंबी थी, जो पूरे रोम की बॉर्डर को कवर करती थी। ये दीवार इतनी मजबूत थी कि दुश्मनों के लिए इसे पार करना बिल्कुल ही नामुमकिन था। इसने रोम को और सुरक्षित बना दिया। अब गॉल से हारने के बाद उन्होंने अपनी आर्मी में भी बहुत सारे चेंजेस किए, जैसे कि एक नई सिस्टम का अमल किया जिसका नाम था लीजियन सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी आर्मी को छोटी छोटी कई टीम्स में बांटा गया, ताकि वो हर एक युद्ध फ्लेक्सिबली लड़ सके, जिसमें पर यूनिट 6000 पीपल को शामिल किया गया। साथ ही साथ नए वेपन्स को अलॉट किया गया, जिसमें उनका एक बहुत ही फेमस वेपन था ग्लेडियस। ये ग्लेडियस एक छोटे साइज की तलवार हुआ करती थी, जो इसलिए फेमस थी कि युद्ध लड़ते लड़ते साथी का ही हाथ एक दूसरे के साथ ना टकरा जाए। इस तरह रोमन की सेना अपने समय की सबसे खतरनाक और सबसे बेखौफ सेना बन चुकी थी। साथ ही साथ रोमन्स ने ये भी समझा, ये भी फिगर आउट किया कि सिर्फ लड़ाई लड़ने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने अपने प्रशासन को और ज्यादा बेहतर बनाया, सीनेट को और भी ज्यादा पावर दी, और बाकी जो आसपास के राज्य थे उनसे शांति का समझौता करने का डिसाइड किया, ताकि कम से कम लड़ाई वो लोग लड़े और कम से कम नुकसान उनको हो या सामने वाले को।
गॉल से हारने के बाद रोम फाइनेंशियली पूरा बिखर चुका था, इसलिए अपने व्यापार को फिर से चालू करने के लिए उन्होंने नए सिक्के का चलन लाया, खेती को बढ़ावा दिया और जमीनों का एकदम अच्छे तरीके से उपयोग करने के लिए कई सारी नीतियां बनाई, जिससे वो फाइनेंशियली वापस से धीरे धीरे करके खड़ा हुआ। इस घटना के बाद से रोमन्स काफी टूट चुके थे। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए रोमन्स ने अपने ही अंदर नए नए त्योहारों को सेलिब्रेट करना चालू किया, युद्ध में मरे हुए लोगों को सम्मानित किया, ताकि आगे जाके युद्ध में पार्टिसिपेट करने वाले सैनिकों का मनोबल अपने आप बढ़े। इस हार ने रोमन्स को सबसे बड़ा लेसन ये दिया, दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक ये चीज है कि हम आने वाले समय के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। इस चीज के बाद रोमन्स ने अपनी सारी कमजोरियों को पहचाना, उस पर काम किया, उस पर सुधार किए और इस चीज से उठकर आगे बढ़े हुए। यही वो पल था जब रोम ने सिर्फ एक शहर से ज्यादा बनने का सपना लिया। और दोस्तों, ये वही समय था जब रोम ने खुद को सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ना शुरू किया। अपनी शानदार नीति और जबरदस्त आर्मी के चलते रोमन ने अपने आप को और से और ज्यादा फैलाना चालू किया। अपनी सुपर मिलिट्री के चलते रोमन्स ने धीरे धीरे आज का जो मुख्य इटली है वो पूरा अपने कब्जे में कर लिया था। मुख्य भूमि इटली के किनारे से 1 किलोमीटर दूर सिसिली का किनारा था। फिर आगे मेडिटेरियन सी था। मेडिटेरियन सी और सिसिली उस समय पर सबसे बड़ी सुपर पावर थी, जिसका नाम कार्थेजियन एम्पायर था। ये कार्थेजियन एम्पायर वही था जिसके कमांडर हैनिबल के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा।